अगर जज साहब इस्तीफा ना देते और मियां साहब चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो जाते तो सियासी मंजरनामा कैसा होता? देखिए, एक टिफ होती, एक सिचुएशन होती, और लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी डेप्थ में या इतनी डिटेल में जाके वो सिचुएशन बन सकती मियां नवाज शरीफ साहब के लिए। मियां नवाज शरीफ साहब का एक बड़ा प्लस पॉइंट है, एंड दैट प्लस पॉइंट इज कि वेन एवर ही इज इन पावर और वेन एवर ही इज लाइक कमिंग इन टू पावर, उनकी एक वेव पहले से बनती है। और वेव जब बनती है, प्रिसेप्शन जब बनती है, एंड व्हेन ही टेक्स ओवर, जब वो ओथ लेते हैं और उसके बाद हुकूमत संभालते हैं, उस वक्त सिचुएशन उनकी डिफरेंट होती है। देन ही इज लाइक ही इज ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग। और इसके साथ वो उन्होंने ही हैज बीन लिविंग विद दिस थिंग, और हमेशा यही हुआ है कि वो उनका ग्राफ जो पॉलिटिकल ग्राफ है, जैसे हमने देखा जनाब पनामा आया, पनामा में उन्हें कहा गया बस जी मियाँ साहब दी खेड़ मुक गई, जनाब मियाँ साहब ये हो गए, मियाँ साहब वो, नो, ऐसे नहीं होता और ना ऐसे हुआ है। और कई मर्तबा हमने देखा है कि मियाँ साहब ने स्ट्राइक बैक किया है, और स्ट्राइक बैक करते हैं उसके बाद जाके व्हेन यू आर इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर एंड व्हेन यू आर मेकिंग डिसीजंस, उस वक्त कोई सिचुएशन बन जाती है या ऐसी सिचुएशन रप्ट हो जाती है, आई वुड से, कि जिसमें एक मसले मसाइल बन जाते हैं। बट दिस टाइम आई पर्सनली थिंक कि मियाँ साहब को ये जो बैठ के कहानियां सुनाते हैं ना, ये कोहिबन सिगार लगा के और रात को बैठ जाते हैं लोग ड्राइंग रूम, और वो पहले अली पिंड वसिया ही नहीं होता तो पहले ही कहते जनाब हुकूमत जी 3 महीने मुक जानी है जे, ये जनाब चलनी 11 महीने 6 महीने, ठीक है वो आप करते हैं एनालिसिस या जो भी करते हैं, लेकिन that is wrong. Let it grow. Let the हुकूमत let the government grow. उनको जरा ग्रो करने दे, और ग्रो करके उनको जरा डिसीजंस लेने दे, और उसके बाद एनालिसिस दे दे। लेकिन इधर यहाँ पे हमेशा से यही हुआ है, किसी बार्बर शॉप पे चले जाएं, किसी जनाब रेड़े वाले के पास चले जाएं, वो हुकूमत पहले ही खत्म कर देता है, हुकूमत आई नहीं होती पहले मुका देता है, which is very unfortunate। बिल्कुल वेरी अनफॉर्चुनेट। एक जिटरी सिचुएशन बनी रहती है और अनसर्टेनिटी नजर आती है हमेशा हर जगह पे, सो वो वी शुड अवॉइड दैट। बट कमिंग बैक टू दैट थिंग कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैसे होती सिचुएशन, या सुप्रीम कोर्ट कैसे लेके चलती सारी चीजों को, अगर नकवी साहब चीफ जस्टिस बन जाते, मेरा नहीं ख्याल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो सोचा जा रहा है या कहा जा रहा है कि जनाब अगर नकवी साहब वहां पे होते तो इजाजुल हसन साहब जी वहां पे होते और वहां पे आके जनाब बैठते और मियाँ साहब पावर में होते तो वो कोई बड़ी सिचुएशन बने, नहीं, मेरा नहीं ख्याल। जब हुकूमत में आते हैं लोग तो वो डिफरेंट सिचुएशन होती है, डिफरेंट तरीके से चला जाता है। क्या मैनिफेस्टो वाकई कोई मैटर करता है? आवाम क्या इस मंशूर की बेसिस पे ही वोट देगी या फिर सुतेले और लाडले की गेम ही चलेगी, सिलेक्टेड इस तरह के अल्फाजों पे ही खेला जाएगा? देखिए, इलेक्शंस इज ऑल अबाउट सेलिंग ड्रीम्स। यहाँ पे ख्वाब बेचे जाते हैं इलेक्शंस में, इलेक्शन कैंपेन्स में, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, सारी दुनिया में होता है। सिर्फ पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से फोकस किया गया है कि जनाब मैनिफेस्टो जो है उस पे काम किया जाए, उस पे जनाब काम नहीं होता, और जो भी पार्टी आती है हुकूमत में उसको भूल जाती है, उस पे कोई अमल दरामद नहीं होता। सो मेरे ख्याल में ये एक कंपल्शन बन गई है बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर कि जनाब अब मैनिफेस्टो लेके सब लोग आगे आ रहे हैं। नाउ हाउ इज इट प्रैक्टिकल? नहीं है प्रैक्टिकल, हो सकता है, नहीं हो सकता। एज आई सेड, इट्स ऑल अबाउट सेलिंग ड्रीम्स। हाँ, इसमें से अगर ये लोग, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत में आती है, अगर वो उसमें से 50% भी चीजों पे अमल दरामद कर ले तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतरी आ सकती है। सेकेंडली, मैं पीटीआई के मैनिफेस्टो की बात करना चाहूंगा। पीटीआई का मैनिफेस्टो जो है उसमें देखे, इट्स बेसिकली ऐसे लग रहा है जैसे कोई हाफ हार्टेड अटेम्प्ट होती है, और क्योंकि उनकी लीडरशिप, इमरान खान जेल में है और उसके साथ कम्युनिकेशन जो भी लोग जाके कर रहे हैं, वो कोई ऐसा बाहर जो बात लेके आते हैं वो ऐसा पूरी मनोमन आके बाहर एक्सप्लेन शायद नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पुराने जो लीडर थे पीटीआई के वो इधर उधर हुए हुए, अंडरग्राउंड हुए हुए, सो वो कम्युनिकेशन गैप है। तो मैनिफेस्टो जो है एज सच जो देखा जाए पीटीआई का, वो समझ से बाहर है। हाँ, एक चीज जरूर समझ आती है, 4 साल का अरसा होना चाहिए, सब कहते हैं 4 साल का अरसा होना चाहिए असेंबली का, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये चीजें जो बाकी लोग जो बातें कर रहे हैं, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल?
और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अदनान आदिल साहब। बात यह है कि यहाँ पे अगर आपके पास नहीं होगी, यहाँ पे मैन पावर जो है, ट्रेंड मैन पावर नहीं होगी, तो वो दुनिया में किसी काम की नहीं है। हमारी जो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है जो पढ़ी लिखी नहीं है, उसको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में अगर नहीं डाला जाएगा तो इट्स यूजलेस। आप कहाँ, मुल्क कहाँ जा रहे हैं, दुनिया कहाँ जा रही है, और आप कहाँ कुछ और बात कर रहे हैं। सो एक डिस्कनेक्ट नजर आता है दुनिया में ठीक हो गया सारे मैनिफेस्टोस का, आई वुड से इन वन वे और दी अदर। ठीक हो गया। पाक ईरान सरहदी इलाके में दहशतगर्दों को तीसरे मुल्क की मदद हासिल है। ये तीसरा मुल्क कौन है? इट्स वेरी ऑब्वियसली तीसरा मुल्क जो इंडिया है, और रॉ जो है वो ईरान में एक्टिव है, और इसमें हमारे पास शवाहिद भी मौजूद है। और इफ यू टॉक अबाउट द बॉर्डर, यस इट्स अ पोरस बॉर्डर बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान, लेकिन उसके अंदर जो एक्टिविटीज शुरू हुई है, बड़े अरसे से शुरू हुई है, लेकिन अभी उन्होंने जोर पकड़ा हुआ है। और उसका भी एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि जनाब 1971-72 से लेके आज तक जब भी इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, उससे पहले इंडिया पाकिस्तान पे कोई ना कोई एडवेंचरिज्म करता है। नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम उसने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है, और वो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लाइक तोप से, जहाज से मतलब इंटरफियर करना या हमारी एयर स्पेस पे अंदर इंट्रूड करना, उसको छोड़ के वो अब जनाब इस तरह के कोवर्ट ऑपरेशंस कर रहा है। उस कोवर्ट ऑपरेशन में हमारा वेस्टर्न बॉर्डर जो था उससे वो अप्रोच नहीं कर रहा। अब वो नई एक बॉर्डर कोई तरफ से आ रहा है, दैट इज ईरान। अब उसको कैसे टैकल कर रहा है, हमारा एक अच्छे तरीके से अगर हम चलते रहे, हमारा मिलिट्री ऑपरेशन, डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस का इंटरेक्शन बिल्कुल होता है एवरी डे। टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? ईरान में 9 पाकिस्तानियों का कत्ल हुआ, पाकिस्तान की सलामती और फिजाई हदूद की खिलाफवर्जी भी की गई। इस वक्त टाइमिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है इस दौरे की? मैं टाइमिंग की तरफ आता हूँ। लेट मी कंप्लीट माय फर्स्ट सेंटेंस। बेसिकली देखे, अभी वहां पे जो बॉर्डर के ऊपर जिस तरीके से एक्टिव हुआ है, रॉ एक्टिव हुआ है, उसके लिए हमारे पास डीजी मिलिट्री ऑपरेशन दोनों साइड्स के जो है, ईरान और पाकिस्तान के, दे आर इन टच विद ईच अदर, और हम उसमें वी आर लाइक जस्ट अ कॉल अवे फ्रॉम ईच अदर। एंड सेकेंडली इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हमारी होती है। उस इंटेलिजेंस शेयरिंग में भी हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि जैसे आज जलील अब्बास जिलानी मिला है, जलील अब्बास जिलानी इज अ सीजन्ड, आई वुड से, डिप्लोमैट, और वो जिस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं और जिस तरीके से फॉरेन मिनिस्टर ईरान से आ रहा है, वी कैन वर्क आउट थिंग्स। और इसमें कोई गलत बात नहीं होगी कि अगर हम आपस में मिलके काउंटर करने की कोशिश करें रॉ को, जो कि वहां से इंटरफियर कर रहा है और जिस तरीके से अनरेस्ट फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसको करने में कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बस ये है कि ईरान को पाकिस्तान पे और पाकिस्तान को ईरान पे 100% ट्रस्ट करना पड़ेगा। और अगर उसमें ट्रस्ट डेफिसिट होगा तो देन इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन। हम लोगों को अपना ट्रस्ट डेवलप करके रखना है। और जहां तक ये मसला है कि जनाब तीसरा मुल्क कौन सा है, उसके जो अच्छा पॉजिटिव सेंस में, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ कि जो पॉजिटिव सेंस में यहाँ पे हम दोनों मुल्कों के, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान, जो अच्छे तरीके से चाहता है कि हमारे ताल्लुकात रहें और यहाँ कोई गड़बड़ ना हो, वो चाइना ये चाहता है कि यहाँ पे गड़बड़ ना हो, ईरान पाकिस्तान की गड़बड़ ना हो। पहले भी उन्होंने बैकडोर डिप्लोमेसी इस्तेमाल की और उसमें कामयाब हुआ जब स्ट्राइक्स हुई थी अभी रिसेंटली। सो I think we cannot change our neighbors. हम अपने हमसाया तो चेंज नहीं कर सकते। And same is the situation with India also. इंडिया भी कोई नेबर चेंज नहीं कर सकता। अपनी हेजमनी जो है, अपनी जो यहाँ पे चौधराहट है, जो इंडिया अगर इस खित्ते में, यानी कि इस रीजन में समझता है कि वो कर लेगा, उसकी को ठप्पा लगा लेगा, तो वो मुश्किल, चाइना के होते हुए मुश्किल है वो। दैट्स डिफिकल्ट। ठीक है नाजी साहब, हमें इंडिया के अज़ाइम का तो हमें बड़ा क्लियरली पता है। ये बताइए, पाकिस्तान और ईरान में जो मिसकंसेप्शन थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, क्या वो क्लियर हो गई हैं? किसी हद तक बिल्कुल क्लियर हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है।